पर्सनल आइडेंटिटी जो मैंने स्टार्ट कराया था, क्या उसमें पहला मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें उसमें उसी से रिलेटेड जो आज हम लोग करेंगे वो है एज डिटर्मिनेशन और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एज। तो ये जब आप हॉस्पिटल में जाओगे या एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट या एज ए डॉक्टर, एज एस्टिमेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने करना है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है मेडिको लीगल। जरूरी फोरेंसिक एक्सपर्ट वैसे भी आप लोगों के डॉक्टर इसको कैलकुलेट करना चाहिए, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो इसको हमारे स्टार्ट करें। कोशिश यही है कि यहाँ से आप लोग सीख के जाओगे। इसका हमारे पास एलओ फ्रॉम लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम करना है, वो क्या है कि आपको एज का पता होना चाहिए कि हाउ व्हाट इज एज, हाउ टू बी कैलकुलेटेड, व्हाट इट्स मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। एज अ डॉक्टर आपको क्यों पता होना चाहिए कि एज कैलकुलेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। एज की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, व्हाट इज एज अगर कोई पूछ ले, या व्हाट इज एस्टिमेशन ऑफ एज, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक लेमेंट, बहुत सारी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके, किस तरह से आइडेंटिफाई आप करते हो, मेजर्ड बाय ईयर्स फ्रॉम बर्थ, या फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इससे आप एज कैलकुलेशन, एक बेसिक जो टर्म है लेमन टर्म जिसे हम कह सकते हैं, तो आप इस तरह से एज को एस्टिमेट करते हो, या ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, ये इसकी मिनिमम सी डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ है मेजरेबल फिजिकल चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी, जो विद पैसेज ऑफ टाइम, हाइट है, वेट है, आपका डेंटल डेट है, आपका बॉडी मेजरमेंट्स है, वेस्ट है, नेक मेजरमेंट है, हेड मेजरमेंट है, सर्कमफ्रेंसेस आते हैं सारे, ये सारे बॉडी मेजरमेंट्स होती हैं जो चेंज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होती है, इन्हीं के साथ आपकी फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चलती रहती है। माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा है जब वो 6 महीने का होता है तो बैठने लग जाता है, ये माइलस्टोन होता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट होती है, बोलने लग जाता है, फिर उसके बाद चलने लग जाता है, ये सारे माइलस्टोन होते हैं अलॉन्ग विद ग्रोथ। इसको देख के आपको क्या समझ आ रही है पिक्चर को, क्या दिखाया हुआ इसमें, ग्रोथ स्पैन या लाइफ स्पैन। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें क्या मकसद है इसको दिखाने का। लाइफ स्पैन एक दिखाया हुआ है कि एज एस्टिमेशन जो हम करते हैं उसमें क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, या एक लाइफ जो है वो 3 कैटेगरीज में आपकी डिवाइड होती है। नंबर 1 इनिशियल, कौन सी क्या कहेंगे उसको, चाइल्डहुड, वो तो मेन ग्रुप है ना। इसको अगर टेक्निकली हम देखें तो कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, ये वाली होती है, उसमें प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, बोन ग्रोथ हो रही होती है, मसल ग्रोथ हो रही होती है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, हेयर ग्रोथ और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं अप टू 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, प्रोलिफरेटिव, देन स्टैटिक फेज एंड देन डीजेनरेटिव या रेट्रोग्रेसिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है। स्टैटिक फेज में 25 ईयर से 45 ईयर तक एक स्टैटिक फेज होता है, इसमें ग्रोथ भी नहीं होती इतनी और डीजेनरेटिव चेंजेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती, एक स्टैटिक फेज चलती है। ठीक है, और 45 एंड 50 अबव क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू होती हैं, बोन्स की, हेयर लॉस, और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये बेसिक आपको बताना चाहिए, व्हाट इज लाइफ स्पैन, व्हाट इज ग्रोथ स्पैन, उसकी 3 स्टेजेस हैं। इनिशियल स्टेज प्रोलिफरेटिव, फ्रॉम न्यू बोर्न टू 25 तक क्यों हम कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ी कि बोन कहते हैं ना कि 25 साल के बाद बोन नहीं ग्रो करती, चाहे जितना मर्जी लगे जाओ, ये दवाइयाँ करो, लोग मिसगाइड करते हैं कि कद बढ़ाएं, ये करें वो करें। तो ये इसीलिए इसकी फिक्स कर दी हुई है नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि 25 ईयर्स तक बोन ग्रो होंगी, उसके बाद जो मर्जी कर लें उसने नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज होती है। 25 के बाद आती है एडल्ट एज और स्टैटिक फेज, ये उसी को डिपेंड किया हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज, स्टैटिक फेज और उसके बाद डीजेनरेटिव फेज।
इम्पोर्टेंस ऑफ एज एस्टिमेशन, इसका भी मैडम ने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया होगा कि सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। तो सिविल केसेस जो होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है एज की, कि क्यों कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई आइडिया? सबसे पहले जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? फॉर्म, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल एडमिशन जो होता है सबका, आप जो पहला माइलस्टोन होता है स्कूल एडमिशन। उसके बाद जनरल जो सारी चीज़ें आती हैं, स्कूल में एडमिशन होता है उसके लिए वो पूछते हैं ना, क्लास और पूछते हैं एज कितनी है। वो बाकी स्कूलों ने तो कुछ ने वो बनाया हुआ माइलस्टोन बनाया हुआ कि 5 साल से ऊपर है तो हमने नहीं लेना इसको। उन्होंने अपना बनाया हुआ कि 4 साल का लेंगे, 5 साल का लेंगे, सबने अपना अपना एक टाइम लाइन बनाई हुई। 6 साल का बच्चा है जी, हमने इसको इस क्लास में लेना है या हम इसको रिपीट कराएंगे क्लास। इस तरह के बहुत सारे स्कूलों ने अपने क्राइटेरिया बनाए हैं। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं इसकी ये एज है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो एक्सरे करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की एज कितनी है। फिर वोटिंग की एज क्या है? एज ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं जिसको। और एम्प्लॉयमेंट की एज, आपकी सिविल की, आपकी मिलिट्री की एज आती है, जब कोई पोस्ट आती है उसके ऊपर एज लिमिट लिखी होती है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे मिलिट्री की हो। फिर और मैरिज की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मैडिकल के लिए, जो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह आगे कि फीमेल्स के अंदर क्या एज है, मेल्स के अंदर क्या एज है। फिर फ्रीडम टू बाय, फ्रीडम टू डू बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपकी सिविल राइट्स के अंदर आती हैं एज के साथ साथ। क्रिमिनल जो है केसेस या क्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में आपने एज की सिग्निफिकेंस देखी है। सिविल आपको बता दिया, क्रिमिनल में क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, व्हाट इज क्राइम, पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है। Violation of human rights. हाँ, और Violation of law. ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशन है। एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल, इट इज़ अ क्राइम। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो आप बता रहे हो, उसकी मल्टीपल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो अब इसमें आगे जो आप डिटेल पढ़ोगे उसकी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्राइम जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। अगर फर्ज करो कि ये एहसान साहब बैठे, इन्होंने अगर सोचा कि मैं इस बंदे को मारना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटेंट है, उसकी सोच है, इंटेंशन है, इस पर सजा तो नहीं हो सकती ना सोच रहे हैं। अगर अल्लाह ने उसने मार दिया, ये क्या होगा, ये उसकी एक्ट किया, उसने जो सोचा उसको एक्ट कर दिया। तो क्राइम के 2 पार्ट्स हैं, एक इंटेंशन, इवल इंटेंशन, और दूसरा एक्शन। इसको लॉ के अंदर टेक्निकल टर्म्स आप आगे भी साथ साथ पढ़ोगे, मेंस रिया, एक्ट्स रिया, ये इनकी टर्म्स एंड डेफिनेशन हैं। तो इवल इंटेंशन सोचना जो है उसको हम कहते हैं मेंस रिया, उसको परफॉर्म कर देना उसको हम कहते हैं एक्ट्स रिया, कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया उस चीज़ को विद योर इंटेंशन, विद योर सेंसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो क्राइम हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी की होनी चाहिए जिसने क्राइम किया है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या होती है, कौन तय करता है इसको, कोर्ट। ये सारी डिटेल में आप चीज़ें पढ़ोगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो आप लोगोगे। अब इसके अंदर हमें क्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस जगह पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए कि जब भी क्राइम होता है तो उसके पीछे कोई इंटेंशन होता है और कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो क्राइम कर रहा होता है उसका सेंसिबल होना भी ज़रूरी है उसको प्रूव करने के लिए। पर्सन जो क्राइम कर रहा है, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज कंडक्ट एट द टाइम ऑफ क्राइम कमीशन। ये डेफिनेशन में इसलिए आपको साथ साथ बोल बता रहा हूँ कि इसमें फॉरेंसिक में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई पता होनी चाहिए लॉ के अंदर। ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन जो है कुछ टर्म्स की वो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। मैंने पर्सन कमिट्स क्रिमिनल ऑफेंस विद इंटेंट, लेगलेसनेस और नेग्लिजेंस, तो उसकी फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या एज लिमिट्स हैं, ये बेसिक एज लिमिट्स क्या हैं, जिसको हम एजेस ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि जिस पे पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, जिस पे कम है, जिस पे स्टार्ट हो जाती है पनिशमेंट। लेस देन 7 नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 7 साल से कम बच्चा क्या पनिशमेंट, क्या इस तरह के गलत काम करेगा, ईवल वाला, छोटे मोटे सब बच्चे करते हैं, लेकिन ये इस तरह का क्राइम तो नहीं करेगा।
सोचा जाता है ये अपडेटिंग, तो उसकी कोई नहीं है। फिर 10 साल तक थी पहले रिलैक्सेशन लिमिट, उसको 14 साल तक कर दिया गया कि 7 से 14 साल तक जो एज लिमिट है, एज ऑफ रिलैक्सेशन भी कहते हैं जिसको, उसमें पनिशमेंट मिलती है, लेकिन ऐसा वो क्रिमिनल कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती, उसको जुवेनाइल पनिशमेंट या जुवेनाइल कोर्ट से बने होते हैं, उनमें भेज देते हैं, उसकी काउंसलिंग होती है, रिहेबिलिटेशन होती है, फाइन्स कर देते हैं, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन 18 साल से कम कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती। क्राइम की उसकी देख के उसका इंटेंशन या उसको, जिस तरह अभी अपने रिसेंटली केस देखा था एक DHA वाला जो एक्सीडेंट हुआ है, कोई कह रहा है एक्सीडेंट है, कोई कह रहा है कि उसने गुस्से में आकर रोड से आके गाड़ी मारी है, उसकी एज वो बता रहे हैं कि 14 या 15 साल। तो अब उसकी पनिशमेंट क्या हुई है जी, उसको पकड़ा FIR की है, उसके फादर को फाइन हुआ है, तो ज़्यादा उसको फांसी तो नहीं दे देंगे ना बच्चे को। यही हो सकता है ज़्यादा कि उसको कुछ संस्था रख के जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू उसको काउंसलिंग करेंगे, उसकी रिहेबिलिटेशन होगी, उसको या उसके FIR आ गई उसके नाम के साथ, तो स्कूलिंग में उसको जब वो या बाहर कहीं अप्लाई करेगा जॉब्स के लिए, तो उसके टैग लग जाते हैं साथ। इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको बाकी चीज़ उसको क्लियर करने का तरीका होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एजेस की ये इम्पोर्टेंस है कि वो 18 साल से कम में उसने थ्रिल में आके डिनर रश कर दिया काम, लेकिन सज़ा उसकी कैपिटल पनिशमेंट एज के हिसाब से उसकी नहीं बनती, जो हमारा लॉ है ये बाकी जगहों पर भी। 18 साल से ऊपर अगर कोई बंदा क्राइम करता है उसकी पनिशमेंट है। ये एज वाली जो है केसेस, उसको आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो ये भी देखा आपने, एक कराची का इंसिडेंट था अपना फेमस, इसको याद हो, सोशल मीडिया पर बहुत चला था, 4 बजे 2 वाला, जिसमें वो पकड़ा भी रहा, उसके बाद उसको फिर कभी उसके केस बना, कभी कहा कि इसकी एज नहीं है, एक्सरेज की है, उसके बोर्ड के देखे, उसको फिर उसने छोड़ दिया था, क्या किया था मुझे क्लियर नहीं पता उसको। तो ये आगे आपकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज की इंपॉर्टेंस, जो उस दिन सर ने आपको बताया था कि इसमें इंटॉक्सिकेशन भी आता है, उसके बाद सेंसरी रिस्पॉन्स भी आपका आता है कि मेंटली कोई इंस्टेबल तो नहीं है इंडिविजुअल, वो आप साथ करोगे साइकेट्री के अंदर। एज के मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताइए आपको आइडिया हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ एज क्या है डिटरमिनिंग द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ रहा है कुछ थोड़ा सा? फिर एज के हिसाब से होता है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट क्या होता है? इजाज़त देना, इजाज़तनामा। तो गिविंग अ परमिशन फॉर समथिंग लाइक कॉन्सेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, या कोई गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, कुछ रेसलिंग के इस तरह के केसेस होते हैं, या ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें परमिशन चाहिए होती है पेरेंट्स की। अगर 18 से कम है तो उसमें पेरेंट्स ही परमिशन देते हैं, ठीक है। माइनर परमिशन अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकता। और मेजर की एज क्या है, कॉन्सेंट देने की एज क्या है? 18। फीमेल में 16 कहा जाता है, वही मैरिज की एज होती है, उसी को एज ऑफ मेजॉरिटी भी कहा जाता है। मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है एज की, उसको हमने 2 एज को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस जो हमने करना है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सरेज की क्या इंपॉर्टेंस है, सेंटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है एज को। इंट्रायूटेराइन ग्रुप में क्या होता है, आइडिया? इंट्रायूटेराइन एज ग्रुप में हम क्या देखते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? फीटस से रिलेटेड, इंट्रायूटेराइन एज ऑफ फीटस, ठीक है, या मेजरमेंट्स ऑफ फीटस। और एक्स्ट्रा यूटेराइन एज जो आफ्टर बर्थ एज ग्रुप्स है, मतलब बच्चा है, न्यूनेट है, इन्फेंट है, अडल्ट है, चाइल्ड है, ये सारे एक्स्ट्रा यूटेराइन एज ग्रुप्स हैं। इनको कैसे कैलकुलेट करनी होती है एज, हमने यही मैं आपको कराऊंगा आरबी और प्रैक्टिकल में भी थ्रू एक्सरेज या ऑसिलेशन सेंटर्स। ये लैंडमार्क एज ग्रुप्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहिए वो ये है ऑर्गेनोजेनेसिस का एज ग्रुप। प्रेगनेंसी में वीक्स में डिवाइड होता है, वीक 1 to वीक 40, उसके अंदर ये आपको लैंडमार्क एज ग्रुप से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस का 8 वीक पे शुरू होके आगे चलता है प्रोसेस पर। एज ऑफ वायबिलिटी 28 वीक है। फुल टर्म फीटस का क्या होता है, 40 वीक्स में जाके होता है। वायबिलिटी का क्या मतलब है, वो सर्वाइव कर सकता है 28 वीक्स तक, 7 मंथ्स भी कहते हैं इसको। तो ये इंट्रायूटेराइन एज ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मैंने किए हुए। ग्रीन इसलिए किए कि आगे इसका लिंक है जो आपको
आप पढ़ोगे सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर जो फोरेंसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे केस आते हैं गायनी वार्ड में और मेडिकल एमरजेंसी में जो आप जाओगे, तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो अबॉर्शन हुआ है उसकी फीटस की एज कितनी है और क्यों किया गया है, कि आप लोग जब हॉस्पिटल में जाओगे आप लोग ये देखोगे नहीं। तो उसकी लॉ के अंदर डेफिनेशन दी हुई हैं। अब ये जो आपको रहता है टर्म्स एग्जैक्ट पता होने चाहिए आपको, ये लॉ के अंदर आप साथ साथ करोगे जब लॉ शुरू होगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसकाते हमल और इसकाते जनीन। इसकाते हमल के अबॉर्शन बिफोर द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसको हम कहते हैं कि बिफोर 8 वीक जब ऑर्गेनोजेनेसिस या हार्ट बीट नहीं आई होती, ठीक है, उन्होंने ये नाम दिया उसको। और अबॉर्शन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस या हार्ट बीट अगर आ गई है उसको हम कहेंगे इसकाते जनीन। ये बस टेक्निकल एक डेफिनेशन उन्होंने बनाई है लॉ के अंदर। उससे रिलेटेड अबॉर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम टॉपिक वाइज करेंगे, ये भी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा यूट्राइन एज ग्रुप्स, न्यूनेट है, इन्फेंट है, फिर टॉडलर है, फिर 12 साल तक चाइल्ड कहते हैं, फिर स्कूलिंग एज होती है, फिर एडोलसेंट, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज। तो क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि एक सिनेरियो दिया होगा, उसकी एज ग्रुप दी होगी, तो उसमें पूछा होगा कि कौन से एरियाज हैं जिनको आप स्टडी करोगे फॉर एज एस्टिमेशन, ठीक है। फिर आपने उसको 3 नंबर का 5 नंबर का उसको सॉल्व करना है कि अगर फर्स्ट करो दिया हुआ है सिनेरियो बच्चे के हिसाब से कोई स्कूल से रिलेटेड है, तो आप कौन सा एरिया स्टडी करोगे फॉर एस्टिमेशन ऑफ एज। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा है 12 साल से नीचे उन्होंने एज बताई हुई है, तो आपने रिस्क बोन्स जो है उसको एग्जामिन करना है, एक्सरे करना है फॉर एस्टिमेशन ऑफ एज। अगर एडल्ट दिया हुआ है 25 साल का, तो आप फॉरन जाओगे 25 साल में हमने ये एज ग्रुप है, तो इस एरिया को हमने एक्सरे करके स्टडी करना है या उसके कैरेक्टर्स देखने हैं ताकि हम सर्टिफिकेशन ऑफ एज कर सकें। और ये एज सर्टिफिकेशन के लिए केसेस आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जब आप ड्यूटी करोगे या क्लिनिक करोगे तो आप लोग देखोगे कि सर्टिफिकेट आते हैं। जैसे आजकल लाइसेंस का इशू बना हुआ है, तो आप हमारे पास आते हैं, आप लोग दूसरे दिन फॉर्म कि इसको वेरीफाई कर दें, मेडिकल वेरीफाई कर दें। इस तरह एज सर्टिफिकेशन के भी फॉर्म्स आते हैं आपके पास जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे। एस्टिमेशन ऑफ एज जो है वो हम करते हैं विद कम्बिनेशन ऑफ डाटा, जिसमें डेंटल डाटा है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स हैं, हाइट एंड वेट है, और ये प्यूबर्टी चेंजेस, सिनाइल चेंजेस, ये सारी कंबाइन करके हम एक एस्टिमेट देते हैं कि इसकी एज, अगर कोई केस आ जाए या हमारे पास कोई केस हॉस्पिटल में आए तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इन चीज़ों की या इन लैंडमार्क्स की बुनियाद पर, ठीक है। फिर छोटी छोटी डेफिनेशन में आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज हेसेस रूल, ये पूछ लेते हैं कि हेसेस रूल क्या होता है कि लेंथ ऑफ फीटस जो है वो हम, चलो हाइट की बात हो रही थी अभी, तो फीटस में कैसे करते हैं, क्राउन हील लेंथ या क्राउन रम लेंथ के थ्रू हम उसकी हाइट को ये कर सकते हैं फीटस की, उससे हमें एज एस्टिमेशन हो जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर जो वीक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह करते हैं, फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब गायनी में करोगे, तो इट इज़ दैट एग्जैक्ट जिससे आपको एज पता लग जाती है। बाकी ये जो मेजरमेंट्स होती हैं इसमें प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन जो LMP से हम डेट काउंट करते हैं वो एग्जैक्ट होती है ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ द वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये CRL जो CHL क्या होता है, क्राउन हील लेंथ ऑफ द फीटस, इससे हम एज का आइडिया ले सकते हैं क्या है। जिस तरह हम हाइट मेजर करते हैं ना अपनी बड़ों की, बच्चों की, उस तरह फीटस की हाइट किस तरह मेजर की जाती है इससे। तो इसके लिए हेसेस रूल एक इन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है कि आप लेंथ ऑफ फीटस और एज को कैलकुलेट कर सकते हो या आपस में मेजर कर सकते हो। जैसे अप टू 5th मंथ, अगर आपको पता है कि कौन सा मंथ है, 5th मंथ से पहले लेंथ कैसे मेजर की जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ एज इन मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ्स है या 3 मंथ्स है, उसको डबल कर लो। 3 मंथ्स अगर फीटस है फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसको 3 3 are 9। तो जब उसकी हम लेंथ मेजर करेंगे क्राउन हील, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर ही आएगी अल्ट्रासाउंड। कभी आप अल्ट्रासाउंड देखना तो उसमें मेजर कैसा करते हैं, इंडिकेटर एक लगा के दूसरा इंडिकेटर जब उसको फीटस के ऊपर लेके जाते हैं तो वो सेव्ड डाटा है इसके अंदर, जो अल्ट्रासाउंड के अंदर होता है वो एस्टिमेट बता देता है कि इसकी इतनी लेंथ है इज इक्वल टू दिस एज अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो यही होता है ना स्कैन्स के अंदर, कि बोन को उस तरह मेजर किया, इसकी लेंथ आ रही है 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस। ये मेजरमेंट्स होती हैं, यही होती है जो मैंने आपको बताया। तो हेसेस रूल ये आगे साथ साथ आप करोगे सारा कुछ, अगर ना समझ आ रहा हो तो करेंगे।
चेंजेस रूल 2 हिस्सों में डिवाइड है, अप टू 5 मंथ्स एंड आफ्टर 5 मंथ्स तक लेंथ अगर हमने मेजर करनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ एज ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 5 मंथ्स लेंथ अगर मेजर करनी है तो एज इंटू 5 एक फार्मूला बनाया है उन्होंने, उससे हमें ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी इसकी हाइट है फीटस की या लेंथ है। बाकी ये चीज़ें जो ये आइडिया होना चाहिए, लेकिन पेपर में इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बेसिक मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं साथ साथ बता रहा हूँ पैरामीटर्स ऑफ एडवांसिंग एज क्या होते हैं या कौन कौन सी एरियाज आप स्टडी करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था। इसमें एज ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड किए हमें कि फीटस के अंदर कौन सा एरिया आपने स्टडी करना है, बच्चों में कौन सा करना है, एडल्ट्स में कौन सा करना है। तो उससे आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ऑसिफिकेशन सेंटर्स एंड बोन कैसे डेवलप होती है, बोन कैसे ग्रो करती है, जो आप अभी एनाटॉमी में एम्ब्रियो में पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। फिर जनरल अपीयरेंस में हाइट वेट का मैंने भी आपको बताया कि एडल्ट्स में और फीटस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्यूबर्टी चेंजेस होती हैं, उससे आपको एज पता लग जाती है, सिनाइल चेंजेस से पता लग जाती है। कोई लैंडमार्क पॉइंट्स होते हैं जिस तरह हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, प्यूबर्टी चेंजेस, एज ऑफ मिनार्की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एज एस्टिमेशन कर देती हैं। मेल्स के अंदर ये फैक्टर्स शॉर्ट तो नहीं होते, लेकिन एक एस्टिमेट आपको बता देती हैं। फीमेल्स के अंदर फिर ये सीनाइल चेंजेस, सीनाइल क्या होता है, ओल्ड एज, सीनाइल चेंजेस रिंकलिंग ऑफ स्किन। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ओल्ड एज में क्या होता है, ये लेंस के इर्द गिर्द एजीनेस शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आर्कस सीनाइलस। और ओल्ड एज में क्या होता है, ये लेंस के ऊपर कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट। तो ये सारी एज रिलेटेड चेंजेस हैं। बार्डनेस, मेल पैटर्न बार्डनेस, और ये सारी चीज़ें एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सीजन ऑफ मेंसेस, 50 ईयर मेनोपॉज जो होता है। ऑसिफिकेशन सेंटर्स का एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आप लोग पढ़ के आए क्या होते हैं, एरियाज जहाँ से बोन फॉर्मेशन या ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। ये कौन सा है, डायफेसिस। लॉन्ग बोन है, कहाँ से स्टार्ट होती है ग्रोथ इसकी, डायफेसिस से टूवर्ड्स द एंड, जो आप एनाटॉमी में पढ़ गए हो। डायफेसिस फिर मेटाफेसिस फिर एपिफेसिस एंड्स होते हैं उसके। प्राइमरी का आपको पता होना चाहिए, इंट्रायूटेराइन एज में बनते हैं, मोस्टली 1 होते हैं। और लॉन्ग बोन्स के अंदर डायफेसिस से बन के ग्रो करते हैं टुवर्ड्स एंड। और इर्रेगुलर बोन्स होती हैं, जिसका हिप बोन है, उसमें एक सेंटर में बनती है या एक पॉइंट में बनती है और ग्रो करती है टुवर्ड्स पेरिफेरी। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं ना इसमें, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। तो इसका प्राइमरी सेंटर ग्रो करता है इस तरह तीनों की तरफ, ठीक है। फिर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ये पोस्टनेटल लाइफ में या आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं, बनना शुरू होते हैं, ग्रो होते हैं। इसमें ये आप देख सकते हो एंड्स पे कौन सी बोन है, कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट। इसमें ये आप देख सकते हो ऊपर इसका सेकेंडरी सेंटर जो है ये भी डेवलप हो रहा है। ये मैं बात बताऊँगा ऐसे दिखा के। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिसको मैंने आपको बताया था कि आपको एरिया बताया होगा, सिनेरियो दिया होगा कि ये एरिया है और ये एज है, आपको कौन सा एरिया आपने देखना है और उसकी एज एस्टिमेशन करनी है। जिस तरह फीटस के अंदर मैंने आपको बताया कि हम एज एस्टिमेशन करते हैं थ्रू ऑसिफिकेशन सेंटर्स। वो हम लोग किस तरह करते हैं, फ्रॉम लैंडमार्क ऑसिफिकेशन सेंटर जो हमें पता होते हैं कि इस एज पे ये ऑसिफिकेशन सेंटर जो है डेवलप हो गया है, एक्सरे में नज़र आ रहा है, तो ये इसकी एज होगी। और ऑसिफिकेशन सेंटर जो होते हैं भी आपको मैंने बताया है वो एक्सरे पे कम नज़र आते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। जब वो 2 सेंटीमीटर या उससे बड़े हो जाए तो वो एक स्मॉल डॉट सा आपको इसमें शो करते हैं। पहले आपको एज ग्रुप्स का पता होना चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप में हमने कौन सा लैंडमार्क एरियाज हमने देखने। तो बच्चों के अंदर रिस्ट और हैंड्स, ये जगह
एल्बो, शोल्डर, पेल्विस और नी जो है वो एडल्ट्स के अंदर अलॉन्ग विद डेंटल डाटा, और ओल्ड एज के अंदर स्टर्नम, हार्ट बोन और स्कल सूचर्स। ठीक है, ये बुक्स में भी दिया हुआ है आपके। और फीटस के अंदर मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक्सरे में हम लोग क्या देखते हैं। फिर ऑसिफिकेशन की एजेस जो है ये भी बुक के अंदर दी हुई है कि एल्बो जो है वो बॉयज़ में कब यूज़ होती है, गर्ल्स में कब होती है, रिस्ट, ये आपको लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रखता है कंट्री में मैथमेटिकल है, वो ये है ऑसिफिकेशन सेंटर्स या ऑसिफिकेशन एरियाज की कब कब कंप्लीट होती है, सिर्फ ये रखता है, बाकी सारा आपका कॉन्सेप्ट होता है इसके। इसको आपको ये वाला जो है ये अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए टिप्स पे, जब आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे इसको साथ साथ। क्या अगर आपको कोई नी जॉइंट है तो पूछ ले कि कब यूज़ होता है नी जॉइंट, आपको फॉरन रेंज में आना चाहिए 18 साल में, 18 से 20 साल, एक लैंडमार्क जो पॉइंट बना हुआ है। तो ये पर एक के अंदर दिया हुआ टेबल लैंडमार्क पॉइंट्स कि बर्थ पे कौन कौन से सेंटर होते हैं, 2 ईयर पे कौन से होते हैं, कब फ्यूज़ होते हैं, ये सारा ये पुरानी बुक से मैंने किया हुआ है। इसका मैं आपको ये इमेज जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, तो आप लोग इससे भी पढ़ सकते हो। वैसे नई पारेशन भी है, इसके अंदर ये मैंने कलर करके इसका बनाया हुआ है, ये आपको मैं शेयर कर दूँगा। ये आप लोग जब साथ साथ पढ़ोगे लैंडमार्क एरियाज, अभी मैं दिखा भी दूँगा, तो ये आपको देख के आइडिया हो जाना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कौन सा एरिया कब डेवलप स्टार्ट होता है, कब कंप्लीट होती है उसकी फील्ड, किस एरिया की कब कंप्लीट होती है फील्ड। फीटस के अंदर लैंडमार्क पॉइंट्स जो है जो आपको पता होना चाहिए कि फीटस को देख के एक्सरे क्रोज के आप उसकी एज एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। फीटस की एज क्यों हमने करनी होती है, किन केसेस में करनी होती है एस्टिमेशन, अबॉर्शन के केसेस। फीटस की एज क्यों डिटरमिन करते हैं हम लोग, अबॉर्शन के बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, खासतौर पर गाइनी वार्ड्स के अंदर, तो उसमें देखने के लिए कि क्यों अबॉर्ट किया गया। अगर कोई केस बन जाए, नॉर्मली तो इतना ज़्यादा उसको परसू नहीं करते, अगर परसू किया जाए कि क्यों अबॉर्शन किया है, किसने किया है, उसके फैमिली वाले आ जाए या कोई क्रिमिनल केस बन जाए, तो उसमें हमने देखना होता है कि उसकी एज कितनी थी फीटस की। जब एक्सरे करते हैं फीटस का तो हमने ये एजेस लैंडमार्क जो हमने देखने कि सपोज 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ है अगर, तो उसमें कैल्केनियम का ऑसिफिकेशन सेंटर जो हमें बना हुआ नजर आता है ईल के अंदर, एक स्मॉल डॉट अभी दिखाता हूँ आपको। और अगर 7 मंथ लाइफ है फीटस की तो उसमें टेलस का ऑसिफिकेशन सेंटर एक छोटा सा डॉट हमें हील बोन पे नजर आता है बना हुआ, उसको देख के हम 1 सेकंड में बता सकते हैं इसकी एज कितनी है फीटस की। उसी तरह फीमर के अंदर नी जॉइंट में अगर हम देखेंगे कोई स्पॉट नजर आ रहा है ऑसिफिकेशन सेंटर का, नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि 9 मंथ से नीचे है इसकी एज। अगर स्पॉट नजर आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि फीमर का सेंटर नजर आ रहा है तो इसकी एज 9 मंथ या फुल टर्म है। अब वो किस तरह देखनी है वो एक्सरे में आपको दिखा दूँगा। अच्छा, बाकी की चीज़ें इस तरह की हर एज के सीक्वेंस साथ के उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बाल का ग्रोथ है और ये चीज़ें क्या होती हैं, ये अब आजकल के हिसाब से पेपर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको करा रहा हूँ, मैं बताई भी जा रहा हूँ आपको साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, उनको आपने फोकस करना ज़्यादा। ये लैंडमार्क चीज़ें छोटी मोटी पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके आपने हर एरिया के अंदर। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ऑसिफिकेशन सेंटर एक्सरे में तभी नजर आता है जब वो हाफ से 1.5 से 2 सेंटीमीटर का हो जाए, तो हमें एक डॉट सा नजर आता है एक्सरे के अंदर। अब आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट तो ये फीटस का एक एक्सरे है, ये आपके पास लैब में भी लगे हुए हैं। इसमें आपने अगर वो एक्सरे देख के आपने एज एस्टिमेशन करनी है तो आपको लैंडमार्क एरिया तो आपको पता है कि आपने हील बोन देखनी है और नी जॉइंट देखनी है, तो उस पर आपको देखना आपको कोई ऑसिफिकेशन सेंटर आपको कोई नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस तरह ये है नी जॉइंट, ये है हील बोन, ये बोन्स नजर आ रही है आपको, ये वाइट क्या है सॉफ्ट टिश्यू शैडो, ठीक है। इसके अंदर आपने देखना है कि आपको कोई स्पॉट्स नजर आ रहे हैं हील बोन के अंदर या नी जॉइंट के अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर्स के, कुछ आइडिया हो रहा है? ये देखो नजर आ रहा है, ये स्पॉट नजर आ रहा है हील बोन पे, और ये वाला, तो ये आपको 2 स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये कौन सा एरिया हील बोन जो होता है, कौन सी बोन होती है वहाँ पे, कैल्केनियम और उसके ऊपर टेलस। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कैल्केनियम का अपीयर होती है 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ और टेलस 7 मंथ। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि सॉफ्ट टिश्यू शैडो के अंदर हमें कोई स्पॉट
स्पॉट नज़र आ रहा है, वहाँ से झरना साफ लग रहा हो लेकिन नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से एक्सरे अगर आप देखोगे एस्टिमेशन करने के लिए आपको भी कह दे एक्सरे, तो आप क्या कहोगे इसकी एस्टिमेशन कितनी बताओगे एज बेस्ड ऑन दिस हील बोन कैल्केनियम एंड टेलस ऑसिफिकेशन सेंटर्स। इसकी अप्रॉक्सीमेट एज है 7 मंथ से लेके 9 मंथ, कि 9 से नीचे और 7 to 9 के दरमियान रेंज बतानी है हमें हमेशा। हमेशा आपको समझ आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि द फीटस अगर ये डेवलप हो, अगर ये अलाइव होता तो इसको हम क्या कहते हैं वायबल हो सकता था, वायबल था। अगर इसकी बाकी पैरामीटर्स ठीक होते तो ही कुड हैव या शी कुड हैव सर्वाइव। ठीक है, कैल्केनियम का मतलब है कि 5th मंथ, उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। 7 मंथ का मतलब है कि विद प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट और ये सारी चीज़ें नर्सरी में ला के हम सर्वाइव करवा सकते थे। वो क्या अबॉर्शन हुआ क्यों हुआ वो एक सेपरेट केस है, हम लोग इस वक्त एज पे सिर्फ बहस कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देख के एज का बता सकते हो कि कितनी एज है। समझ आया इसका फीटस में किसने आइडेंटिफाई करना है? या यहाँ भी हॉस्पिटल में कहीं भी आप देखोगे जब ड्यूटी करोगे कहीं भी जाके, इससे आप आराम से एस्टिमेशन कर सकते हो एज का। सर नी में सर क्या रिसर्च की दूसरी साइड की नी है सर, उसमें सर कोई ये टेक्निकल साइड से नहीं, वो अगर जो हमने देखना है ना सेकेंडरी सेंटर वो इधर नजर आता है, और दिखाता हूँ आपको। इस एरिया में नहीं देखना, यहाँ ये फीमर बोन है ना, फीमर के बिल्कुल यहाँ पे देखना है स्पॉट। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह नजर आता है। और इससे मैंने आपको एक पॉइंट में पीछे छोड़ा था कि प्राइमरी सेंटर्स जो होते हैं वो सारे इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनते हैं। ठीक है, फीमर का लोअर एंड जो है वो वाहिद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में डेवलप हो जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं इसको। ये देखो, ये क्लियर है। अब देखो ये फीमर बोन है, ये नी जॉइंट है, ये टिबियल फिबुला, ये हील जॉइंट का कुछ नजर आ रहा है। ये नजर आ रहे हैं दो स्पॉट्स। ठीक है, कैल्केनियम का है, टेलस का है, अब नी जॉइंट का देखो ये डॉट नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका ये लोअर एंड ऑफ फीमर का ऑसिफिकेशन सेंटर सेकेंडरी जो है वो अपीयर हो चुका है। तो इसका मतलब कि फीटस इज फुल टर्म 9 मंथ का फीटस है। उसकी क्यों अबॉर्शन हुई, अगर कोई केस हो जाए या उसकी फैमिली वाले कहें या पुलिस अगर इस तरह कोई केस अगर ले आए या उसको अगर एग्जामिन करना पड़ जाए मेडिकली अगर उस पर हो जाए तो ये केस बन सकता है इसके ऊपर, फुल टर्म फीटस को क्यों अबॉर्ट किया गया ये। लेकिन उसको परसू नहीं किया जाता हमारे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये केस इस पर फुल टर्म फीटस का एक लाइव बंदे की तरह बनता है कि क्यों उसको किल किया। तो बेसिक जब हम अभी तो एज एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं तो आपको इसको देख के क्या बताओगे इसकी एज, क्योंकि ये अपीयर्स हो चुके हैं लैंडमार्क पॉइंट्स। तो अप्रॉक्सीमेट एज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरे इज 9 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ या फुल टर्म फीटस है 40 वीक्स का। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए इसको। समझ आ गई? यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो कितनी है इसमें। कैल्केनियम और टेलस का है लेकिन फीमर का नहीं है, तो 7 से 9 के दरमियान हमें रेंज बताएंगे इसको। ये मल्टीपल एक्सरे आप गूगल भी कर लोगे, हमारे पास भी लगे हुए हैं यहाँ पे, अपने लैब में भी लगे हुए हैं, तो आप देख लोगे। आप गूगल करके भी अपने प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो। देख के आप लिखो कि 7 मंथ फीटस एक्सरे, आपको इतने सारे मिल जाएंगे, आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो। ये ज़रा डल है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब है 9 मंथ इसकी एज फीटस की। अच्छा, इसमें होता है कि ये वाइवा के लिए या एग्जाम के लिए आपको पूछ लेंगे कि अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो फुल टर्म फीटस है। अच्छा चलो, फुल टर्म फीटस अबॉर्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, अबॉर्शन से रिलेटेड कोई वाइवा हो जाएगा, या SCQ है तो अबॉर्शन से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन क्या है या उसकी कॉजेज क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में भी आ सकता है, वाइवा में भी आ सकता है, SCQ में भी आ सकता है, जनरल आपको जब हॉस्पिटल ड्यूटी करोगे उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो कराने का मकसद मैं इसलिए डिटेल से प्रैक्टिकल में भी कराऊंगा, इधर भी इसलिए करा रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखोगे इंशाल्लाह आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। एज एस्टिमेशन क्या होती है, फिर एज ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर फीटस के अंदर लैंडमार्क्स एजेस ग्रुप्स क्या हैं जो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी एज कितनी है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक?
नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि रिस्ट और बाकी एरिया में आप किस तरह देख के आइडेंटिफाई करनी है। आगे समझ यहाँ तक क्वेश्चन अभी